अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल ज्योग्राफी का, उसका नाम है वेदरिंग, जिसे उर्दू में मौसम ज़दगी कहा जाता है। वेदरिंग अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हमने जो पीछे जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ा था, उसके अंदर वेदरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। आज हम जो है इसको फर्दर इसको डिटेल के अंदर वेदरिंग को जो है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि एक्चुअली वेदरिंग क्या होता है। अगर वेदरिंग को डिफ़ाइन किया जाए तो एक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे कि यहाँ पर जब रॉक्स मैकेनिकली तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और डिफरेंट केमिकल के जो रिएक्शंस की वजह से रॉक्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा और मौसम, वेदर और क्लाइमेट की वजह से भी जब इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है तो जो चट्टानें होती हैं वो टूट फूट का शिकार होकर छोटे छोटे जो हैं वो ज़रात में चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपने दो टर्म्स देखी हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वेदर और क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। वेदर कहते हैं किसी भी एक दिन के या टोटल 24 घंटे के अंदर मौसम की कोई भी कंडीशन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर मैक्सिमम, मिनिमम, कोई भी एक कंडीशन जो है वो वेरी करती है। जबकि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट जो है वो एक तवील अरसे का वेदर का डाटा लेकर जो है वो उसके बाद जो है वो किसी भी एरिया का क्लाइमेट या आबो हवा को उस चीज़ का तयन करता है। अच्छा जी, इट इज़ इन सीटू यानी कि ऑन साइट प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, जैसे कि कोई रॉक है तो ये रॉक के ऊपर जो है वो प्रोसेस आपको मिलेगा, दिखाई देगा। ये नहीं होगा कि टूट फूट का शिकार हो रही है लेकिन प्रोसेस कहीं और पर हो रहा है, बल्कि आपको उसी जगह पर जो है ये प्रोसेस मिलेगा। और अगर हम मेन फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्लाइमेट यानी कि आबो हवा बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत के हामिल है। इसके अलावा अगर अदर फैक्टर्स की बात करें तो वहाँ की टोपोग्राफ़ी यानी कि वहाँ के जो इर्द गिर्द के हालात हैं, वहाँ की जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं वो किस तरह के हैं, ये भी देखा जाता है। और साथ ही में वेजिटेशन भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ में, डिसइंटीग्रेशन के अंदर या किसी भी डिकम्पोजिशन के अंदर। सो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है और वेजिटेशन है। अब अगर हम बात करें टाइप्स की तो वेदरिंग की मेनली जो हैं वो तीन टाइप्स हैं। उनको तीन तरह की कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आती है केमिकल वेदरिंग, दूसरे नंबर पे यानी कि कीमियाई मौसम सर्दी, फ़िज़िकल या मैकेनिकल। ये फिज़िकली जो उसके ऊपर हो रही होगी उसको कहेंगे। देन आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि तमाम नबातात से ताल्लुक़ रखती हुई ये वेदरिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल वेदरिंग के बारे में कि जी फ़िज़िकल वेदरिंग क्या होती है। फ़िज़िकल वेदरिंग इज़ कोज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जब थर्मल थर्मल यानी कि हरारत जब बढ़ती है तो इसकी वजह से चट्टानें जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं, यानी कि उनके अंदर फैलाव होता है। ये एक कुदरती अमल है कि जब भी टम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो चट्टानें हों या कोई भी चीज़ हो वो फैलती है। इसी तरह से जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो फैलाव की जगह पर उसकी जगह सुखड़ाव आता है, यानी कि उस टाइम चीज़ें सुखड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्रेशर रिलीज़ व्हेन रिपीटेड। इसी तरह से ये एक प्रेशर बिल्ड करता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से एक्सपेंशन और जो है वो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा फिर, ये बार बार एक्सपेंशन से, प्रेशर से बिल्ड होने की वजह से क्या होती है, फटीक हो जाती है रॉक्स के ऊपर, यानी कि रॉक्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। उनके अंदर क्रैक्स पैदा होते हैं। पहले क्रैक्स छोटे होते हैं लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता चला जाता है विद टाइम टू टाइम वो फटीक एंड क्रैक्स जो हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि वो रॉक जो हैं वो
टूट फूट का शिकार हो जाती है और वो पार्ट ही रोक से अलग होकर नीचे गिर जाता है। दूसरे नंबर पर है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग भी बड़ी ही जो है वो अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमारी हवा के अंदर हर वक्त जो है वो केमिकल प्रोसेस जो है वो हर वक्त जो है वो कंटिन्यूसली जारी रहता है। सो वाटर एंड एयर, पानी और आब हवा, पानी और सॉरी हवा, ये दोनों जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर। एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त मौजूद होते हैं। इस वजह से ये, चूँकि ये जो हैं केमिकल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, इस वजह से इनका जो रिएक्शन है रॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसके अलावा हीट यानी कि हरारत, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है केमिकल वेदरिंग के अंदर। सो पानी, हवा और हरारत, ये तीनों मिलकर केमिकल वेदरिंग को जो है सपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि नबातात, पौधे वगैरह पे जो भी मौसम सदगी के असरात होते हैं। अच्छा जी, ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कि पौधों पर और नबातात वगैरह पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह जो हैं उनकी ग्रोथ भी होती है और उनकी मूवमेंट भी जो है वो तसलसल के साथ जारी रहती है। अब इस की वजह से लेट्स सपोज एग्जांपल यह है कि बोरिंग ऑफ वेजिंग बाय अर्थ फॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा। जैसे कि जो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा आसान तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे चूंटियाँ होती हैं, आंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे बिल बना लेती हैं, बोरिंग करती हैं, वो खोदती हैं दीवारों को, जिससे क्या होता है उन दीवारों को नुकसान पहुँचता है। इसी तरह से वो ज़मीन को खोदती हैं, ज़मीन को खोदने की वजह से जो है वो असल बुनियाद जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। सो इसी तरह से जब क्यों किसी न्यू सरफेस के ऊपर जो है ये एक्सपोज होते हैं केमिकल अटैक्स, तो उससे भी जो है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह से रिगेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर प्रोड्यूस हामिक ह्यूमिक एंड कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जब ये प्लांट्स का डिकी होता है, यानी कि पौधे गल सड़ जाते हैं जानवरों की हड्डी, तो उससे जो है ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमस आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड जो है वो पैदा होता है। इसी तरह से प्लांट रूट्स एग्जैक्ट प्रेशर मैकेनिकली, आपने देखा होगा कि जो इनके रूट्स होते हैं या इनकी जड़ें जो होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाती हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर की तरफ जो है वो शाखें इनकी फैलना शुरू कर दें या दीवार के अंदर। सो इससे भी जो है वो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिसइंटीग्रेशन आती है। मिट्टी जो है वो अपनी जो है बेस उसकी हिल जाती है, और क्योंकि जड़ें जो हैं वो अपनी जगह बना लेती हैं, तो वहाँ पर जो है वो फिर अक्सर औक़ात दीवारें या ज़मीन जो है वो उसकी मजबूती जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये एक बायोलॉजिकल वेदरिंग है जो कि पौधों और जानवरों के ज़रिए से जो है वो बेसिकली अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो पाई जाती है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी बात करें, सबसे पहले जो हमारे पास आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोल्यूशन है। सो हम अब सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन को अगर मैं उर्दू में बताऊं तो हल पज़ीर होना, यानी कि हल पज़ीरी, किसी भी चीज़ की हल पज़ीरी। अच्छा जी, सॉलेबल रॉक्स। अब सॉलेबल रॉक्स क्या होती हैं? वो ऐसी रॉक्स जो कि पानी के अंदर बहुत जल्दी जो हैं वो हल पज़ीर हो सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, सल्फाइड्स, पोटाशियम आर डिज़ोल्व इन वाटर फ्रॉम सॉलिड एंड डिसइंटीग्रेट। अब वो यहाँ क्या बताना चाह रहा है, कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि आसानी से पानी में हल हो जाती हैं, तो उनके जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हो जाते हैं या सल्फेट होता है या पोटाशियम होता है, ये क्या होता है पानी के अंदर सॉलिड यानी कि ठोस से जो है वो दूसरी फॉर्म में, सॉलिड से जो है वो पानी में मिक्स होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और इस तरह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि वो टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से दे लीव रेनी क्लाइमेट्स एंड अकमलेट इन ड्राई रीजन्स एंड एरियाज़। इसी तरह जब बारिश होती है या कोई रेनी क्लाइमेट चल रहा होता है
तो उसके बाद क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं किसी ऐसी जगह पर। जब मौसम खुश्क होता है तो ये वहाँ पर ये जितने भी सॉलेबल मिनरल्स हैं ये किसी चट्टान के ऊपर एक तह की शक्ल में जमा हो जाते हैं और उन रीजन्स या एरियाज़ का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो हैं, जो कि लाइमस्टोन एक पत्थर का नाम है, उसमें मौजूद होते हैं, जब वो हल होते हैं पानी के साथ तो वो क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये एक कार्बोनिक एसिड बन जाता है जब वो पानी के साथ अपना मिक्सअप होता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने का नमक वगैरह यूज़ के लिए करते हैं, तो आपको पता है कि जब उसको पानी में हल किया जाता है तो वो सोडियम क्लोराइड भी जो है वो दानेदार फॉर्म से एक लिक्विड की शक्ल में जो है वो चेंज हो जाता है। सो बहुत सारे रॉक्स हैं जो कि सॉलेबल होती हैं और जब उनका पानी के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो पानी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से उनकी जो कंपोजिशन है या कीमियाई तरकीब जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। सो ये पहला है सॉल्यूशन। दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रेशन, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं आबिश्तगी और केमिकल एडिक्शन ऑफ वाटर। जब किसी भी केमिकल के अंदर पानी को जो ऐड कर दिया जाता है तो वो हाइड्रेशन के तौर पर काम करता है। मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपेंड। बाज़ात क्या होता है, जो सॉलेबल मिनरल्स होते हैं जब वो पानी के अंदर हल होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स टू जिप्सम। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट की बात की जाती है तो उसको जब पानी के साथ उसका इंटरेक्शन होता है या उसका मिक्सअप होता है तो वो जिप्सम के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है और ये ज़्यादा अनस्टेबल है कैल्शियम सल्फेट की निस्बत। इसी तरह से एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये हाइड्रेशन जब पानी इससे निकल जाएगा तो ये दोबारा उसमें चेंज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आती है कार्बोनेशन कीमियाई तरकीब जो है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स विद मिनरल्स एंड ब्रेक डाउन्स फल्सपार एंड कार्बोनेट मिनरल्स। अब कार्बोनेशन के अंदर जितने भी हमारे पास कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये फिल्सपार और कार्बोनेट मिनरल्स के अंदर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से जब कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और इसी तरह से और क्या होता है, ये सॉल्यूशन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं हल पजीर हो जाते हैं और इनका क्या होता है, और बाज़ औक़ात ये एक दूसरे के साथ हल होकर डिफरेंट किस्म की केव फॉर्मेशन, यानी कि केव्स आपको जो मिलते हैं ये वो बनाने के जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर चौथे नंबर पे आता है ऑक्सीडेशन, इसका ताल्लुक ज़ाहिरी बात है ऑक्सीजन से होगा एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें क्या कम्बिनेशन होता है, जब मिनरल्स ऑक्सीजन के साथ जो हैं वो मिलते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि जब मिनरल्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्सीजन का जो रिएक्ट होता है मिनरल्स के ऊपर उसको ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के अंदर उसको चेंज कर देता है। व्हेन रेडियस एसेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो इस टाइम एटमॉस्फेयर है, हमारी जो आबोहवा है उसमें ऑक्सीजन जो है वो हर वक्त, ऑक्सीजन और पानी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हर वक्त मौजूद हैं। इसी तरह से आयरन, मैंगनीज, सल्फ़र वगैरह भी जो हैं वो काफ़ी बड़ी मिकदार में हमें मिलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ मिनरल्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कॉज बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये किस तरह से यहाँ पे बात कर रहा है कि जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं और 3 हो जाता है या और 4 हो जाता है या ऑक्सीजन की जो है वो एडिशन किसी भी चीज़ में बढ़ती चली जाती है तो वो जो है वो वहाँ पर एक जो है वो मिनरल ब्रेकडाउन मिनरल का काम करती है। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मिलती है लोहे के साथ, कि लोहे को जब हम बाहर फ़िज़ा में रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको ज़ंग लगना शुरू हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, जिससे ना सिर्फ वो जो आयरन है वो ख़राब हो जाता है, बल्कि एक टाइम आता है कि वो टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से उसका कलर जो है, आप देखते हैं कि आयरन का कलर चेंज होना स्टार्ट होता है जब उसके ऊपर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो अपना अमल करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रेड कलर में चेंज करता है। रेड कलर में चेंज करना है और उसके बाद रेड से ब्राउन में चेंज होता है। और देन जैसे जैसे मज़ीद उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अमल करते हैं, उसका कलर जो है वो येलो की तरफ टर्न कर जाता है। और येलो होने के बाद आयरन जो है वो अपनी असली हालत खो देता है, और ना सिर्फ वो खो देता है बल्कि वो जो है वो टूट फूट कर डिकम्पोजिट हो जाता है, और जो है वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवा के अंदर पानी के साथ मिलकर जो है वो अपना जो है वो प्रोसेस करते हैं, और इससे जो है वो काफ़ी हद तक कोई भी मिनरल्स जो हो सकते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली टाइप जो हमारी एक रहती है फ़िज़िकल या मैकेनिकल वेदरिंग, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, उसको हम कल इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वेदरिंग यानी कि मौसम ज़दगी की पहली दो जो टाइप्स हैं वो काफ़ी डिटेल के अंदर समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।